Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Students, we are starting chapter number 4. The name of the chapter is Motion and Force of class 10. First topic of this chapter is force. According to the definition of force is an agent which produces or tends to produce change in the state of rest or of uniform motion of an object. This is the definition of force. यानी कि इस डेफिनेशन के मुताबिक फोर्स जो है वो एक एजेंट है जो कि प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जब किसी भी बॉडी की जो उसकी फॉर्म होती है, स्टेट है, या तो अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, या तो बॉडी रेस्ट में है या फिर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो वो क्या करेगी, फोर्स क्या करेगा कि उसकी जो स्टेट है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, यानी कि रेस्ट से मूव करवाएगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो उसकी जो ये फॉर्म है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा। दैट इज़ कॉल्ड फोर्स, उसको हम फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन जो है, इसके अलावा हम फोर्स की डेफिनेशन के अंदर ये भी कह सकते हैं, फोर्स कैन आल्सो डिस्टॉर्ट और टेंड टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ अ बॉडी टू विच इट इज़ अप्लाइड। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जब हम फोर्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो फोर्स की डेफिनेशन के अंदर हम इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है उसके अंदर डिस्टॉर्ट पैदा करती है या टेंड्स टू डिस्टॉर्ट। इसका मतलब हुआ कि अगर जब कोई बॉडी की शेप में बिगाड़ आएगा या बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ पे फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। तो फोर्स की हम डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो डिस्टॉर्ट करता है या टेंड्स टू डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की शेप में डिस्टॉर्शन जो होती है उसको हम फोर्स कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स में आल्सो बी डिफाइंड एज एनी एजेंट विच प्रोड्यूसेस डिस्टॉर्शन इन अ बॉडी टू विच इट इज अप्लाइड। नाउ नेक्स्ट, फोर्स का जो यूनिट है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो फोर्स का यूनिट है दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है, और इसको हम नॉर्मली जो है वो न्यूटन कहते हैं। सो the unit of force in the system international is kilogram meter per second square and otherwise it can be said as Newton, और इसको न्यूटन कहते हैं, नॉर्मली न्यूटन यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम ये जो न्यूटन इसकी यूनिट है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट डिफाइन कैसे करते हैं, जो इसका यूनिट है फोर्स का उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ न्यूटन अब हम न्यूटन की डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी ऑफ 1 न्यूटन
जब फोर्स कहीं पर किसी बॉडी पे अप्लाई होती है तो उसको हम जब 1 न्यूटन कहेंगे, तो इसका मतलब हुआ इफ इट प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करेगी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in the body of mass 1 kg, mass 1 kg in the direction of applied force, therefore we can say that according to definition of Newton, the force, this is force acting on a body is said to be of 1 Newton if it produces acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 kg in the direction of the applied force. This is the definition of 1 Newton. अभी हमने न्यूटन की डेफिनेशन जो थी, फोर्स की डेफिनेशन, वो तो हमने देख ली 1 न्यूटन. और नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक है, वो न्यूटन्स लॉज हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सबसे पहले गैलीलियो amongst the earliest scientists who tried to solve the problem and pointed out the motion of a body continues along a straight line unless there is some force that causes it to change the state of motion. तो इसका मतलब हुआ कि जो गैलीलियो था, तो न्यूटन के लॉज से पहले गैलीलियो ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को कहा था कि द मोशन ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस देयर इज सम फोर्स दैट कॉजेज इट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. उसके बाद 1687 न्यूटन ने अपनी बुक, जिसका नाम था द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, उसके अंदर उसने न्यूटन्स के लॉज को बयान किया था, उसको पेश किया था. तो अब हम बारी बारी तीनों लॉज को हम स्टेटमेंट इनकी देखते हैं और उसके बाद इनकी एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो सबसे पहले अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every object continues its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external force which changes its state of rest or of uniform motion. तो यहाँ पर जब हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं. या तो बॉडी जो है वो रेस्ट में है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है. तो जब कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में हो और वो उसकी यानी कि जो फॉर्म है या स्टेट है वो चेंज हो रहा है, या फिर अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है और उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर फोर्स अप्लाई हुई है. तो जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो जब तक वो बॉडी जो है वो रेस्ट में होगी या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होगी. तो यहाँ पर यही इसकी स्टेटमेंट है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यानी कि रेस्ट में रहेगी, कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
या फिर अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, मूव कर रही है, तो वो मूव ही करती रहेगी यहाँ पर जब तक कि उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, जब कोई बॉडी रेस्ट में आए तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। नाउ वी आर कंसिडरिंग some examples related about the first law, Newton's first law of motion. इसकी पहली एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, a book laying on a table cannot change its position by itself unless a force is applied to change its position. अब यहाँ पर बुक है, बुक के अलावा कोई और चीज़ भी हो सकती है, लाजमी नहीं कि बुक हो, कोई भी चीज़, कोई बुक है या कॉपी है, कुछ भी है। तो यहाँ पर अगर हम इस फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक टेबल है और इसके ऊपर कोई बुक पड़ी हुई है, तो बुक जो है वो इस टेबल के ऊपर ही रहेगी, यानी कि हमेशा रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए और इस बुक को यहाँ से उठा के ना ले आया जाए। तो पहली एग्जांपल है कि एवरी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, यानी कि ये बुक जो है वो यहीं रहेगी। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, इफ वी पुश अ बॉल ऑन द ग्राउंड इट शुड कंटिन्यूज इट्स यूनिफॉर्म मोशन indefinitely, but it stops after covering certain distance as soon as the ball starts moving a force of friction. यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, तो सेकंड एग्जांपल की बात अगर हम करते हैं कि एक बॉल है, तो ये बॉल जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉल जो है वो मूव करती रहेगी। तो लेकिन ये कोई डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि इसने कोई डिस्टेंस कवर किया, लेकिन हम देखते हैं नॉर्मली हम देखते हैं कि बॉल जो है वो रुक जाती है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जैसे क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की गई है कि एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एक्सटर्नल फोर्स है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो बॉल जो है वो इसी तरह मूव करती रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बॉल जो है वो स्टॉप हो जाती कुछ देर बाद। इसका मतलब हुआ कि उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉल जो है वो रुक जाती है। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ, इसके अलावा बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं, डेली लाइफ में हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स को, यानी कि हम बॉल के अलावा कोई और चीज़ भी मूव करते हैं तो मूव भी करती रहेगी, लेकिन ऐसा नॉर्मल होता नहीं है बल्कि रुक जाती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी टॉय को, यानी कि कार टॉय हो अगर, तो हम उसको मूव करते हैं तो मूव तो करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो रुक जाती है। इसकी वजह यह कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इसी तरह नॉर्मल अगर हम एक कार है और उसको एक धक्का लगाते हैं तो कार जो है वो मूव करती है, लेकिन कुछ देर बाद रुक जाती है। इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो क्या होगा, कार मूव करती रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, नॉर्मल कार रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। अब फोर्सेस जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकती है, और इसके अलावा एयर जो है वो भी इसकी फोर्स है, तो एयर भी अप्लाई हो सकती है, जिसकी वजह से चीज़ें रुक जाती हैं, या बॉल रुक जाती है, या कार वो भी रुक जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हम लॉ ऑफ इनर्शिया को अब हम डिफाइन करते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, या इनर्शिया क्या है। ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स possess the property of opposing any change in their state of rest
और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कोई भी बॉडी जो है वो अपोज करती है, अपोजिंग करती है। यानी कि जब किसी भी बॉडी की हम या तो जो उसकी स्टेट है या तो वो रेस्ट में है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यानी कि जब कोई बॉडी जो है वो उसको हम स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं और वो बॉडी जो है या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो मूव कर रही हो, तो जब वो उसकी हम स्टेट को मूव मतलब चेंज करते हैं, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम उसको मूव करने की कोशिश करते हैं, या अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो क्या करती है वो बॉडी जो है वो अपोज करती है उस स्टेट को, यानी कि उस फॉर्म की जब हम उसको चेंजिंग में करने की कोशिश करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय virtue of an object resist a change in its state of rest or motion is called inertia। तो हम उस चेंजिंग को यानी कि जो चेंज लाते हैं उसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो उसको हम इनर्शिया कहते हैं। Thus, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि वहां पर भी कंडीशंस अप्लाई हुई थी कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो वहां पर भी जो कंडीशन अप्लाई हुई थी उसके मुताबिक यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि जब हम किसी भी बॉडी की रेस्ट की पोजीशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन की जो पोजीशन है उसको हम चेंज करते हैं तो बॉडी जो है वो उसके खिलाफ उसको रेजिस्ट करती है, यानी कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है। तो इसलिए हम लॉ ऑफ इनर्शिया जो है उसको लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसके अलावा मास इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर मास ज्यादा होगा, मास ग्रेटर होगा, तो इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। तो यहां पर जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मास ग्रेटर होगा तो इनर्शिया जो है वो भी ग्रेटर होगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी हैवी बॉडी है तो उसके अंदर जो इनर्शिया उसमें होगा वो भी ज्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस भी उसमें ज्यादा होगी। अगर कोई बॉडी लाइटर है, हल्की है, हैवी नहीं है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो इनर्शिया प्रोड्यूस होगा वो भी कम होगा, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस भी उसमें कम होगी। तो इसलिए एक पॉइंट ये है, इसको ध्यान में रखें, यानी कि मास इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया। द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the greater will be inertia because relatively greater force is needed to change its state। इसका मतलब हुआ कि अगर हम मास ग्रेटर होगा तो फोर्स जो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी वो भी ग्रेटर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए तो जितना मास ज्यादा होगा उतनी ही इनर्शिया ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो बैलेंस नहीं है, यानी कि सेम नहीं है, यानी कि कम या ज्यादा भी हो सकती है। अपॉन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन is directly proportional to the force and is inversely proportional to the mass। तो इस सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के दो पार्ट हैं, यानी कि एक फोर्स जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस फोर्स है, किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है तो वो क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, यानी कि जिस तरह फोर्स अप्लाई हो रही है
उसी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल है और ये बॉल दी हुई, उसके बाद हम इस तरफ से किक मारते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ से। तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो प्रोड्यूस क्या करती है, एक्सेलेरेशन, यानी कि इस बॉल के अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आपको पता है कि एक्सेलेरेशन का सिंबल जो है वो स्मॉल ए है, तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मतलब हुआ कि फोर्स हमने इस तरफ अप्लाई की है, तो जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी इसी तरफ होगी। तो इसका जो पहला पार्ट है इस स्टेटमेंट के अंदर वो यही है कि जब फोर्स अप्लाई होती है तो जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, लाजमी बात है बॉल मूव करेगी, और जब मूव करेगी तो उसमें वेलोसिटी यानी कि स्पीड आ रही है, और जब वेलोसिटी है वो एक जैसी नहीं है, यानी कि बॉल की जो स्पीड है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब हुआ कि बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की है। हमने यहां से फोर्स को अप्लाई किया है, तो इसका मतलब बॉल इधर मूव कर रही है इस तरफ, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। और इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। तो इसका मतलब हुआ कि अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। यानी कि हम आम जिंदगी के अंदर डेली लाइफ में इसकी सिंपल एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि अगर हम बॉल को हल्का सा किक मारेंगे तो बॉल जो है वो उसके अंदर उसकी स्पीड कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगा। इसी तरह अगर बॉल को हम जोर से किक मारेंगे तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी कि अगर हमने कम फोर्स अप्लाई की तो एक्सेलरेशन भी कम हुआ, यानी कि ज्यादा दूर नहीं जाएगी, करीब ही रहेगी, एक्सेलरेशन कम होगा। इसी तरह अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब हुआ कि डायरेक्टली, तो एक्सेलरेशन और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट्स मीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि अगर एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी भी होगी, अगर एक ज्यादा होगी तो दूसरी भी ज्यादा होगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जब हम नाउ इन द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इट्स मीन A is inversely proportional to mass m. This is equation number 2. This sign represents inversely proportional. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास जो है वो कम होगा मास, तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बाय कंपेयरिंग 1 and 2, उसके बाद दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक्सेलरेशन है ए है, और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास एक एफ है, और वो मल्टीप्लाई होगा 1/m से। नाउ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम।
On next step, A is equal to constant F upon M। तमाम लॉज के अंदर जब हम डायरेक्टरी प्रोपोर्शन के साइन को इक्वलिटी साइन में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जहां पर कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, A इज इक्वल टू 1 F अपॉन M। Now A is equal to F upon M or MA is equal to F। Our next topic is Newton's third law of motion. According to the statement of Newton's third law of motion, to every action there is always equal and opposite reaction। यानी कि जब हर कोई जो एक्शन होगा उसका ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन भी होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा एक्शन का। तो हम अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स भी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी इसकी एग्जांपल मिल जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे इफ अ पर्सन थ्रोज अ बॉल टूवर्ड्स अ वॉल, यानी कि एक बॉल है और एक बॉल को वहां पे थ्रो किया जाता, फोर्स अप्लाई, यानी कि हम बॉल को थ्रो किया तो क्या होता है कि बॉल बाउंस बैक करती है, वापस आती है, तो अपोजिट यानी फोर्स लगती है। यानी कि अगर हम इसको फोर्स पॉजिटिव आ गई, नेगेटिव फोर्स आ गई, तो बॉल जब मूव करेगी इस तरह, ये बॉल है और ये बॉल है। इफ अ पर्सन थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स अ वॉल देन कोलिजन ऑफ द बॉल विद द वॉल इज कॉल्ड एक्शन। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब बॉल यहाँ पे टकराएगी तो ये एक्शन होगा, एक्शन। उसके बाद द बॉल बाउंस बैक विच इज कॉल्ड रिएक्शन। उसके बाद बॉल जो है वो वापस आएगी, बाउंस बैक करेगी, इसका मतलब ये इसका रिएक्शन होगा। बोथ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो एक्शन हो रहा है ये और रिएक्शन इसका दोनों सेम होंगे और ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बॉल को ज़्यादा फोर्स से अप्लाई बॉल के ऊपर मारेंगे तो बॉल भी उसी स्पीड से वापस आएगी। बॉल को हल्का दीवार पे मारेंगे तो हल्की वापस आएगी। इसका मतलब हुआ कि जितना हम एक्शन यानी कि फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, जितना एक्शन होगा उतना ही इसका रिएक्शन होगा। हल्की बॉल दीवार से लगेगी तो कम, वापसी भी उसी तरह आएगी। अगर ज़ोर से मारेंगे तो वापसी भी उसी तरह स्पीड से आएगी। तो ये न्यूटन्स सेकंड लॉ की एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। प्लेस योर hand on a table and press it hard in the downward direction। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर ये हैंड से, टेबल है यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे हाथ से हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, you will feel that the table is also exerting a force on your hand in the upward direction। यानी कि जब हम यहाँ से बाय हैंड फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि जो टेबल है वहाँ से भी फोर्स अप्लाई हो रही है, ऑपोजिट हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में।
अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। द फोर्स अप्लाइड ऑन योर हैंड ऑन द टेबल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एक्शन। ये जो आप फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं ये एक्शन है, और जो टेबल आप पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो रिएक्शन है। तो इस तरह यहाँ पे जितना आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि टेबल जो है वो उसकी तरफ से रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है, और अगर आप हल्की फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ पे रिएक्शन यानी कि कम अपोजिंग फोर्स जो है वो कम अप्लाई हो रही है। तो ये इसकी सेकंड एग्जांपल्स हैं। इसी तरह बहुत सारी डेली लाइफ में अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन द इंजन ऑफ रॉकेट गैस फॉर्म ड्यू टू कंबस्शन ऑफ फ्यूल रश आउट with great speed through jet on the back side of the rocket, and as a reaction of the rocket moves in the upward direction। यानी कि इसकी और एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर हम रॉकेट की बात करते हैं तो गैस जो है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मूव करती हैं, तो उसके ऑपोजिट रिएक्शन के तौर पर जो जेट है जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इस तरीके से एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। अगर गैसेस कम होंगी यानी कि उसकी फोर्स ज़्यादा कम अप्लाई होगी तो इसका मतलब रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब जब जितना ज़्यादा गैस की कंबस्शन होगी तो इसका मतलब वहाँ पे ज़्यादा जो है वो रॉकेट जो है वो उसी तरीके से मूव करेगा। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस। तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पहला डिफरेंस आता है वो इनकी डेफिनेशन आती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम मास को डिफाइन करते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर mass, the quantity of matter in a body is called mass। quantity of matter मास की डेफिनेशन हो गई। अब वेट की डेफिनेशन, वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स इज सेंटर। तो जिसकी मदद से अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इज सेंटर। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स इज सेंटर। तो ये दोनों का डिफरेंस पहली डेफिनेशन हो गई। नाउ नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन, मास के मुताबिक इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व इन इट। इस क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन नहीं चाहिए होती इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। और वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर वेट के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के सेंटर की तरफ होती है डायरेक्शन। तो इसीलिए वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये सेकंड का डिफरेंस आ गया। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज द मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। तो ये जो मास ऑफ द बॉडी है वो कांस्टेंट होती है एवरीवेयर। तो थर्ड डिफरेंस है मास का, कांस्टेंट, द मास ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। और वेट, द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। जो वेट ऑफ द बॉडी है नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता एवरीवेयर। तो ये थर्ड डिफरेंस आ गया इनका। नाउ डिफरेंस नंबर 4, उसके बाद नंबर 4 डिफरेंस, इट कैन बी मेजर बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। तो इसको मेजर करते हैं ऑर्डिनरी बैलेंस से, यानी कि आम सिंपल जिस तरह हम डेली लाइफ में करते हैं ऑर्डिनरी बैलेंस यूज़ करते हैं। तो मास का जो मेजरमेंट होती है वो ऑर्डिनरी बैलेंस से होती है, और जो वेट है इसकी जो मेजरमेंट होती है वो स्प्रिंग बैलेंस से होती है। तो नंबर 4 डिफरेंस क्या है, द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस
और जो वेट है उसको मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। नंबर 5 डिफरेंस, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम है इसका। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम। द यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो जो इसका है, इसका वेट का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है और इसका जो है वो केजी है। इसको जो मेजर करते हैं वो स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं और इसका ऑर्डिनरी बैलेंस से। वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, नॉट कांस्टेंट होता है हर जगह पे, और ये जो कांस्टेंट है एवरीवेयर। तो ये इनका डिफरेंस था। हमने मास और वेट का डिफरेंस कंसीडर किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करने से पहले हम मोमेंटम की डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। उसके बाद इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। जब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका मतलब P इज इक्वल टू एम बी। P जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ मोमेंटम, कैपिटल P। M मीन मास, P मीन्स मोमेंटम, M मीन मास, V मीन्स वेलोसिटी। P is equal to mv. This is the formula of momentum. Nature, it is a vector quantity. क्योंकि यहाँ पर इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है मोमेंटम के अंदर। लाजमी बात है जब कोई डायरेक्शन में तो बॉडी मूव कर रही है, इसलिए मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द यूनिट, its unit is किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। तो जो इसका यूनिट होता है दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। नॉर्मली हम न्यूटन सेकेंड यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ law of conservation of momentum, when two or more than two bodies collide with one another, जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं यानी कि टकराती हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स द सेम। उनका जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहता है। प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन दैम, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर की फोर्स अप्लाई ना हो। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये कंडीशन इसीलिए लगाई गई है कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ और जो उनका पहला यानी कि कोलाइड होने से पहले का जो मोमेंटम है और जब आपस में वो टकराएं तो उसके बाद का मोमेंटम वो सेम नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर चूंकि कंडीशन अप्लाई की जा रही है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन देम, उनके ऊपर कोई बाहर की फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। तो वैसे नॉर्मली आम डेली लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई हो रही है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो बिफोर कोलिजन जो बॉडीज का मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम होगा। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट of law of conservation of momentum. When two or more than two bodies collide with one another, their total momentum remains the same, provide no external force act upon them. तो ये स्टेटमेंट थी इसके लॉ की। अब हम इसकी जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं
तो यहाँ पे जो बॉडीज थी, दो बॉडीज थी, एक बॉडी जो है वो ए है और दूसरी बॉडी जो है वो बी है, और इसका जो मास है वो m1 है, इसका जो मास जो है वो m2 है। उसके बाद ये आपस में कोलाइड होती हैं। उसके बाद ये ए बी है और ये ए है, ये बी है, ये ए है। इनका मास वही m1 m2 है, ये m2 है, ये m1 है, ये मासेस इनके वही। तो कंसीडर सिस्टम ऑफ टू non-rotating colliding balls A and B having masses m1 and m2 respectively. According to the law of conservation of momentum, the total momentum of the balls before collision is equal to the total momentum of the ball after collision. Let the ball A and B be moving along the line joining their centers in the same direction with velocities u1 and u2. इसकी वेलोसिटी जो है वो u1 है, इसकी वेलोसिटी जो है वो u2 है। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है। तो यहाँ पर आप जो पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो u1 और u2 जो हैं ये वो वेलोसिटीज हैं जो बिफोर कोलिजन है। u1 u2 जो वेलोसिटी हैं वो बिफोर कोलिजन है। इसके बाद v1 और v2 ये वो वेलोसिटीज हैं जो आफ्टर कोलिजन है। तो यहाँ पर जब हम इसके फॉर्मूले को यानी कि इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि जो उनकी वेलोसिटीज हैं या मोमेंटम जो होगा बिफोर और आफ्टर कोलिजन वो सेम होगा। तो जब हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं तो इसका मतलब जो बॉडी ए और बी का जो फॉर्मूला बनेगा m1 u1 ये है मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन। इसी तरह मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन होगा m1 u2। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम आपको पता है कि p इज इक्वल टू एम बी होता है। तो जब बॉडी पहली बॉडी जो ए है उसका मोमेंटम जो होगा वो p1 होगा, इसी तरह ये क्या बन जाएगा m1 u1। इसी तरह जो p2 है इसका बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो जाएगा m2 u2। तो ये जो m1 u1 है वो यहाँ से मोमेंटम के फॉर्मूले से बना है। तो ये इज इक्वल टू होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट बिफोर कोलिजन द मोमेंटम वो इक्वल होता है आफ्टर कोलिजन यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये इसका फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m1 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ? ये फॉर्मूला यहाँ से आया, p इज इक्वल टू एम बी से। m का मतलब मास, यहाँ पे m1 का मतलब है मास ऑफ बॉडी a और m2 m2 का मतलब है मास ऑफ बॉडी बी। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। v1 वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, v2 का मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन। तो ये इनकी वेलोसिटीज हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इस तरह ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का।